Jai Hind everyone. My name is Harshit Sharma and I have cleared UPSC CAPF 2024 एग्ज़ाम with rank 401 और मैं आपके करंट अफेयर्स की क्लास लूँगा। क्लास बेसिकली हम डिस्कस करेंगे इसमें जियोपॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ पुतिन्स विजिट इन दिसंबर। पुतिन की जो विजिट थी वो 2 से 4 दिसंबर के बीच हुई थी, जिसमें टोटल वो 27 घंटे के लिए इंडिया आए हुए थे, जिसमें काफ़ी सारे एग्रीमेंट साइन किए उन्होंने और ये काफ़ी अहम समय पर हुई थी क्योंकि इंडिया इस समय फेस कर रहा है वेस्टर्न सैंक्शन। वेस्टर्न सैंक्शन से तात्पर्य है इंडिया पर यूएस के द्वारा प्रतिबंध लगाए गए हैं। 25% पहले, फिर अभी 50% ऑयल पर सैंक्शन लगाए गए हैं, जिसके तहत वो इंडिया पर प्रेशर बनाना चाह रहे हैं कि आप रशिया से अपने संबंधों में थोड़ी गिरावट करें। परंतु इंडिया ने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पालन करते हुए 23rd जो समिट थी, इंडिया रशिया एनुअल समिट, उसको होस्ट किया अभी। This was the major engagement after the escalation of the Ukraine war. Before that, in 2024, Indian Prime Minister PM Modi visited Ukraine. PM Modi visited Russia in the 2024 for the bilateral summit. Now it's the turn of Russia. That's why President of the Russian Federation, that is Vladimir Putin, also visited India. Before that, in the 2000, after the escalation of the Ukraine war, this bilateral engagement could not happen due to the reason of the Russia involved in the Ukraine war. So in 2024 it was resumed after the visit of the PM Modi in the Russia. In this visit, both the countries affirmed that India-Russia's partnership will now be upgraded to a special and privileged strategic partnership, which was after the breakdown of the USSR in 1991. In 2000, both the countries signed a strategic partnership. Which was on the continuous graph of upgradation. After that, there has been engagement at the high profile level, and both the leaders decided to meet each other over an interval of an year, that is termed as bilateral visit. इस बार का जो मेन फोकस था दोनों लीडर्स की बातचीत का, वो था डिफेंस प्रोक्योरमेंट और डिफेंस कोऑपरेशन और उसके साथ साथ एनर्जी सिक्योरिटी। डिफेंस, क्योंकि रशिया के इन्वॉल्व होने के कारण वॉर में हमारी जो सप्लाई थी, हमने जो ऑर्डर दे रखे थे पहले से, वो काफ़ी डिले चल रहे थे। उसके कारण हमने रशिया से डिमांड की है कि जो हमारे प्रीवियस कंसाइनमेंट्स हैं उनको डिलीवर किया जाए जल्द से जल्द। जैसे कि उसमें एक मेन हमारा डिफेंस डील था S-400, उसके हमने कैनिस्टर भी ऑर्डर किए हुए हैं एंड उसके साथ साथ एक सिस्टम और मिसिंग अभी डिलीवर नहीं हुआ है, जिसका हम वेट कर रहे हैं। तो हमने उसकी डिमांड भी रेज की है। उसके साथ साथ ये नया एस्पेक्ट हमारे दोनों के, इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप में ऐड हुआ है, जो कि है एनर्जी का। एनर्जी, इससे यूक्रेन वॉर के पहले तक रशिया की जो एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन था वो काफ़ी अलग था, जो कि यूरोप में ट्रांसफर अपना ऑयल को डंप करता था मेनली। लेकिन चूँकि वेस्टर्न सेक्शन लग चुके हैं रशिया पर, तो इंडिया ने डिस्काउंटेड प्राइस पर रशियन ऑयल को बाय करना स्टार्ट किया, जिसके कारण जो हमारा ट्रेड वॉल्यूम है वो 2024 में $70 बिलियन पहुंच चुका है, जिसके कारण हमारे ट्रेड में बात कर रहे हैं कि अपनी लोकल करेंसीज में एक दूसरे से ट्रेड स्टार्ट करें। लेकिन मेन चैलेंजेस हैं इसमें, अभी भी ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है हम दोनों को। इस विजिट के तहत इंडिया ने क्या दिखाया है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी का पालन किया है हमने। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी से तात्पर्य है कि हम फॉरेन पॉलिसी पर हम फॉरेन पॉलिसी के जो भी डिसीजंस होंगे वो किसी के दबाव में नहीं लेंगे।
हम जो भी डिसीजन होंगे स्वयं अपने नेशनल इंटरेस्ट को हित में ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अपने नेशनल इंटरेस्ट की बात करेंगे, उसके बाद हम बैलेंसिंग का एक्ट करेंगे या जो भी हमारे हित होंगे या हमें किसी ब्लॉक के शायद कभी इशू बेस्ड अलाइनमेंट करना होगा तो हम वो करेंगे। तो सबसे पहले इंडिया रशिया रिलेशंस के हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में देख लेते हैं। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो कि कब स्टार्ट हुआ। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे पहले कोल्ड वॉर में, कोल्ड वॉर के टाइम पे इंडिया आज़ाद हुआ। उस समय हम उस समय नॉन अलाइन मूवमेंट का पार्ट थे, तो हमने काफ़ी समय तक फोकस किया कि हम दोनों के साथ एंगेज करें डिप्लोमेटिकली। बट इन द 1971 ड्यूरिंग the Bangladesh Liberation War, we have decided to sign an peace and friendship cooperation treaty with USSR, at that time USSR, जिसके कारण हमें डिफेंस कोऑपरेशन मिला, सिक्योरिटी कोऑपरेशन मिला, फॉरेन पॉलिसी में हमें हेल्प मिली उस समय। क्योंकि इंडिया उस समय काफ़ी कॉर्नर फील कर रहा था, कॉर्नर हो चुका था बल्कि, तो उस समय हमें रशिया की तरफ से डिफेंस प्रोक्योरमेंट हुआ। उसी समय की बात है जब यूएस के द्वारा यूएस 7th फ्लीट अपनी बे ऑफ बंगाल में डिप्लॉय करने जा रहा था। उस समय रशिया ने हमारी हेल्प की जब वो काफ़ी कॉस्टफुल थी। उन्होंने अपने ट्रीटी का पालन करते हुए, जो कि हमारे साथ थी, उसके तहत उन्होंने अपने न्यूक्लियर सबमरीन और उनके जो फ्लीट थी, नेवल फ्लीट, उसको भेजा और हमारी सहायता की उस समय। इसके ही कारण, जो कि ट्रीटी थी, इसके कारण ही इंडिया में रशिया के लिए स्ट्रेटेजिक कॉर्नर इन द माइंड्स ऑफ पीपल। इसका तात्पर्य है कि इसी के कारण इंडिया के लोगों में भी रशिया के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पाया जाता है, जिसका जिक्र इस बार की जो कॉमन डायलॉग था दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष के बीच में, तो उसके में भी डिस्कशन हुआ कि इंडिया के जो लोग हैं वो रशिया के लोगों का काफ़ी सम्मान करते हैं। और उसका मुख्य कारण था कि इस समय की जो इनकी हेल्प थी इंडिया को, वो आज तक इंडिया के लोग उसके लिए धन्यवाद अदा करते हैं रशिया को। After the disintegration of the USSR, India decided to engage with all the partners who got disintegrated into various fragments. For example, with the Ukraine we have also established relations, but in the 2000 we have decided to term our relationship with Russia as strategic partnership, which implies that कि हम एक दूसरे के साथ रेगुलर टर्म्स पे इंगेज करेंगे। जिसी का अध्याय हमने अभी कुछ समय पहले बताया मैंने कि रशियन प्रेसिडेंट की जो विजिट थी वो इस समय हुई इसी संबंध के कारण। वाई इंडिया रशिया रिलेशंस मैटर। आज की डेट में सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि हम रशिया को इतना तवज्जो क्यों दे रहे हैं। तो उसका मेन रीजंस हैं लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर। काफ़ी समय से रशिया ने हमारी स्टार्टिंग से हेल्प की है, आज़ादी के समय से हमारी यूएन में सहायता करी है, क्योंकि हम यूएन के परमानेंट मेंबर नहीं हैं। उसके लिए भी रशिया द्वारा यूएन में काफ़ी बार हम जब टेररिस्ट का मुद्दा उठाते हैं तो सपोर्ट रशिया के द्वारा परमानेंट रहता है हमारे साथ। अब शेयर्ड इंटरेस्ट, both the countries talk about the multipolar world order, जिसमें कि पावर एक के हाथ में कंसंट्रेटेड नहीं होगी। both the countries talk about that, that's why our interests are common। दोनों कंट्रीज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात करते हैं, डिफेंस एंड एनर्जी सिक्योरिटी की बात करते हैं, और इन दोनों इसके एस्पेक्ट के बारे में मैं बता चुका हूँ इन दोनों के बारे में आपको। इस बार की जो विज़िट थी उससे क्या अचीवमेंट्स हुई हैं इस बार की विज़िट्स में। सबसे पहले हमने अपनी पार्टनरशिप को रीअफर्म किया है कि वो स्पेशल एंड प्रिविलेज पार्टनरशिप है।
डिफेंस कोऑपरेशन करेंगे, जो कि मैं बताया आपको कि हम जो भी रक्षा सौदा हैं उनके बारे में जिक्र कर रहे हैं। और मेन इस बार का मुख्य पॉइंट था कि हम नॉर्थ पोल में जो आइस ब्रेकर शिप्स की रिक्वायरमेंट है, इंडिया उसके लिए अपनी टीम भेजकर उसकी जो शिप की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें रशिया की हेल्प लेगा, जो कि हमारे इंटरेस्ट को फुलफिल करेगा नॉर्थ पोल के और नॉर्थ सी के एक्सप्लोरेशन में। आफ्टर दैट देयर कम्स एन एनर्जी पार्टनरशिप विच स्टेट्स दैट हम अपना जो ऑयल का इंपोर्ट है वो रशिया के अब टॉप 2 में और टॉप 3 में आ गया है हमारे रशिया एनर्जी की पार्टनरशिप में, मेनली ऑयल। एंड वन ऑफ देयर ऑयल कंपनी दैट इज नायरा ऑल्सो इन्वेस्टेड इन इंडियन पेट्रोलियम सेक्टर, बोथ बूस्ट द बायलैटरल ट्रेड यूजिंग लोकल करेंसीज। ये मेन इशू है लोकल करेंसीज में, क्योंकि ट्रेड है जो अभी वो वन साइडेड है, मेनली $70 बिलियन का ट्रेड है, उसमें इंडिया के जो एक्सपोर्ट हैं वो काफ़ी कम है। तो हम ध्यान रख रहे हैं दोनों के साथ बात करके, रशिया के साथ बात करके हम डिसाइड करना चाहते हैं कि अगर हम हमारे जो इम्पोर्टेंट दैट इज़ इंडिया के जो एक्सपोर्ट है उसको अगर डाइवर्सिफाई कर पाए तो हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है रशिया के साथ वो काफ़ी कम हो जाएगा, जिसके तहत ही हम बात कर रहे हैं कि लोकल करेंसी में जो सेटअप होगा ट्रेड का वो इजी हो पाएगा। अभी वन साइडेड एक्यूमुलेशन हो जा रहा है इंडियन रुपी का रशिया में, जिसके कारण ट्रेड में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ी। कोऑर्डिनेशन ऑन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर एंड स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, दैट इज कॉमन इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट टू लॉन्ग टर्म पीपल टू पीपल इंस्टीट्यूशनल टाइज। पीपल टू पीपल टाइज के लिए रशिया ने कुछ वीज़ा फ्री डेज के लिए इंडियंस को अलाउ किया हुआ है और ऑन अराइवल वीज़ा ऑलरेडी अवेलेबल है। इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकते हैं पीपल टू पीपल टाइज के लिए। MBBS के काफ़ी स्टूडेंट रशिया में जाते हैं पढ़ाई करने के लिए ड्यू टू चीप स्टडीज ओवर देयर। अचीवमेंट जो हमारी इस विजिट में जो मेनली अचीवमेंट थी उसके बारे में डिस्कशन है। ये रीअफर्मेशन जो कि हम रिपीट नहीं करेंगे अब इसको, हाई लेवल पॉलिटिकल ट्रस्ट डिस्पाइट सिग्निफिकेंट ग्लोबल टर्बुलेंस। ग्लोबल टर्बुलेंस से तात्पर्य है टैरिफ्स। Continuity in bilateral engagement over amid the Ukraine conflict. India always supported the middle path, that is path of the peace. That's why our Prime Minister also stated that India is on the side of the peace. So war is not in the favor of both the countries. So we are taking the side of the peace. That is Buddha ki dharti, as our Prime Minister has stated about it. So we are engaging with both the countries amid the Ukraine conflict, but our national interests are aligning with both the countries in terms of promoting global peace. Economic cooperation, we have decided to economic cooperation till 2030. Our target is $100 billion trade between both the countries, and our aim is to diversify trade beyond defense and energy, manufacturing, focused on bilateral, balanced and sustainable trade. Apart from this, our companies are also investing in the far eastern part of Russia, that is Vladivostok area, where there is rich in the mineral area. That area is rich in minerals basically. So our companies are also exploring that area, as Russia host the summit for the investment in that area particularly. Energy security, Russia is among the top supplier of the crude oil, discounted oil मिला है, जिसके कारण हमने इन्फ्लेशन को कंटेन कर पाए हैं।
हमारे देश में इन्फ्लेशन अदरवाइज काफ़ी ऊपर जाता है. इवन द वर्ल्ड इन्फ्लेशन इज टैकल ड्यू टू द रशिया गिविंग डिस्काउंट टू द इंडिया. Protect common citizens, LNG and long-term energy corporations. So we will look at the major challenges. Despite strong challenges, Russia-China proximity is the issue between both the countries. Suppose if we try to go under pressure of the West, then ultimately the tri-alliance will be formed between Pakistan, Russia, China. So that's the major concern India has. If they don't engage with Russia, then this trilateral partnership will ultimately damage India a lot compared to the current sanctions. Defense dependence. India's defense dependence, because over a long period of time we have been purchasing the defense equipment from the Russia only. So our defense supplies or the defense working style is more similar to the Russian style. So if we try to diversify it in a moment, then it will create defense hurdles, or we can say defense paralysis. So that's why we are diversifying our defense from Russia gradually. So ultimately gradual diversification is much better. So we have major challenge of trade imbalance due to the oil imports, Western sanction pressure, which we are facing. So major challenge among these is the Russian alignment with the China, and grand welcome of the Russian president in the China recently during the SCO visit also. Prime Minister PM Modi also visited the SCO summit, or during the SCO summit he met both the leaders. So but the challenge regarding this is the growing strategic alignment. After the Russia-Ukraine war, the major dependence of the Russia became more dependent on the China. So that's creating a problem for both the countries. Even Russia doesn't want it to be dependent on the China. That's why they are diversifying our relationship with them. That's why they are diversifying their relationship apart from China to India also in terms of oil trade, etc. Implication in the Indo-Pacific and the Eurasian balance. So balanced approach will be India continues engagement with the Russia at all the forums, multilateral forums like BRICS, SCO, etc., and even the G20. While remaining cautious of the Russia-China dynamics, we try to engage with both the partners. Even during the SCO, we have tried to engage with the China as well. So major challenge, apart from that challenge, there is a large share of the Indian military equipment. Sometimes this create a challenge because if ultimately major part of our defense items are Russian origin, like Sukhoi. So it causes supply chain disruption. Recently, when we commenced we inducted aircraft carrier. So there is a launching delay in the aircrafts from the aircraft carrier due to technology we needed got delayed from the Russia. So spare part dependence on those product is also there, as they are busy with war, so they are not able to supply to us on a proper time. So Ukraine war led to sanction on Russia, and apart from that, now India is also under the US sanction. India faces diplomatic pressure, but we pushes towards strategic autonomy. That is very important term. We should coin it wherever needed. Need to balance Russia tide and US EU Quad relations.
Challenge for trade imbalance, we have already talked about it, that is, it is dominated by the energy, basically oil, limited non-energy export. This is where we have talked to Russia regarding the trade diversification. Risk of one-dimensional relationship, as we are, it's more of a oil partnership now. So key takeaways. This is from the official document of the government. Signing of the MOU on training of the specialist for the ship operating in polar water. That is, I have already mentioned about it. That is, in Russia will train our workers, or we can say our engineers, for the making of the polar ships, so that they can break the ice available in the north waters. Support for the operating Kudankulam nuclear power plant also reaffirmed. They will provide us fuel and etc. support, other support. Strong convergence on the multilateralism. That is, they will engage with us on the multilateral forums like BRICS, SCO, G20, and other platforms also. Connectivity in the Far East and gain attention. This is also the major topic, as Far Eastern part of Russia has lot of minerals. And one more important city situated on the far eastern side of Russia is the Vladivostok. What changed what changed because of this visit? So this is the first high level visit by the Putin after the western sanction or the Ukraine war escalation, which started in the 2022. After that, our prime minister visited the Russia, but there was no visit from the side of the Putin. So that's why Putin came here. Shift from the symbolic engagement to the long-term economic planning till 2030. This is where we have decided to increase our trade volume to $100 billion, and apart from that, we have decided to diversify our exports as well. Clear political signal. India remains a strategic partner despite the global pressure, which is we have already talked about. Greater emphasis on the trade in national currencies, as there has been sanction on the SWIFT system. That is, Russia is banned from the SWIFT system, payment system. That is international payment system. We are in talk with the Russia regarding the settlement of the trade इन नेशनल करेंसीज, जिसके तहत हम अपने जो भी ट्रेड का वॉल्यूम है और जिसका मनी का जो बैलेंस है उसको एक दूसरे के साथ सेटल कर सकते हैं नेशनल करेंसीज में. Reinforce India's image as an independent decision maker, not block aligned. India follows issue-based support, as it is visible in case of Israel also. While we support Israel in terms of terrorism, that terrorism is not terrorism cannot be supported in any form. That in this stand we support Israel, but in other stand, when it comes to human rights, like killing of the children in Gaza, we support Palestine. So way forward, gradually diversify defense procurements while strengthening the indigenization. That's why we are focusing on the 2047 Viksit Bharat and Atmanirbharta in defense sector. And in this motive only we have integrated Sanjay system. Read about it. This is the step in the direction of the Atmanirbharta. Expand non-energy trade basket, that is diversification of the
trade volume or the basket of goods, leverage multilateral platforms, maintain sustainable political dialogue, safeguard Indian citizens and economic interest in conflict situation. This point came due to allegation of the political parties in India that Indian citizens are used in the war against Ukraine. So that's why this point was discussed in the common dialogue between both the leaders. Recent dialogue, so ultimately the conclusion is we will engage with them on the multilateral platform. Apart from that, bilateral visit will also continue. Bilateral visit. India-Russia ties have shown resilience despite global turbulence. Existing challenges are real but manageable. We can go through these terms. And future direction of the partnerships rests on trust and engagement plus diversification. So ultimately, Russia is our all-time friend. That's why we are engaging them with in the every possible way that we can. This is the reason we are engaging with them despite the pressure from the West, and we are facing challenges from the other sides also that we should diversify our relation. But this is the reason mainly. These are the need of the Russia basically. They are the all-time friends, and that's why we are engaging with them at every possible way. So this much from my side today. Thank you so much. And if you like the session, then comment me or you can ping me.